आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनियन बजट 2022-23 की। जी हां, इस साल का यूनियन बजट पेश हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस साल के बजट के बारे में ट्वीट करके बताया है कि 100 साल में सबसे ज्यादा खौफनाक पैंडेमिक के बीच तरक्की की नई उम्मीदें लेकर आया है ये बजट इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ ही आम इंसान के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी बनाएगा। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इन्हीं सब बातों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट प्रोफेसर शिवाजी सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन मित्तल और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन जी, आप सभी का मैं अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूं। और सबसे पहला सवाल प्रोफेसर सरकार से, यूनियन बजट 2022-23 पेश हो चुका है। प्रोफेसर साहब, बहुत सी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि पैंडेमिक के चैलेंजेस से निपटने के लिए यह बजट कहा जा रहा था कि बहुत जरूरी होगा, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी होगा। कितना उम्मीदों पर खरा उतरा है यूनियन बजट 2022-23? बहुत सारी चीज़ें वित्त मंत्री ने हमें बताया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। कई जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो जो पिछले साल चल रही थी, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसका एक्सटेंशन भी इस साल किया गया है कई दूसरे तरीके से। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 7.5 लाख करोड़ का किया गया है और पिछले साल करीब 5.5 लाख करोड़ था। उम्मीद की जा रही है कि कई तरह के जो प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, वित्त मंत्री ने कहा है कि उससे 60 लाख नौकरियां बनेंगी। ये 60 लाख नौकरियां अगर एक साल में बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि देश का पूरा ब्यारा न्यारा हो जाएगा। और जिस तरह से 60 लाख, क्योंकि अगर हम देखें इतनी नौकरियां जो हैं इसी तादाद में अगर हुई थी तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब इस तरह से नौकरियां बनी थी, और उसके बाद अगर आज ये बनती हैं तो निश्चित रूप से ही देश जो है एक रिकॉर्ड जो है वो बनाएगा। पर इसमें भी निश्चित रूप से ही कई समस्याएं हैं। जैसे पिछले साल 7.5 लाख करोड़ जो दिए गए थे उसमें 5.5 लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें 2.5 लाख करोड़ से कम ही खर्च किया गया है। सरकार के पास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है जिस तरह से भी धन आना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी समस्या दिख रही है जी। तो इस साल अगर वित्त मंत्री जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टैक्स बैलेंस पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है, जीएसटी ज़्यादा आया है, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा आया है और करीब करीब 70% जो है रेवेन्यू उस तरह से उनका बढ़ा है, तो हो सकता है इस साल जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें ये अच्छी तरह से कर पाए। दूसरे, उन्होंने कई और अच्छे तरह के प्रोग्राम किए हैं। एक जो क्रिप्टो करेंसी किया है, देखिए क्रिप्टो करेंसी ये नहीं, उसको कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल करेंसी बनाया है जो क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि सामान्य रूप से वो बात चलती है तो उसको क्रिप्टो कहना ज़्यादा आसान होता है जी। उससे जो है एक चीज़ जो है जिसको हम पहले कहते थे कि जो कैपिटल के एरिया में जो हम सीधे सीधे कह सकते हैं विश्व से जो जुड़ना चाहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, तो वो हो सकता है। उसके अभी तक जिस तरह से चल रहा है, सारे मुल्कों ने उसको अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है, तो इसलिए उसमें भी कुछ समस्याएं हो सकती है। पर एक नई पहल की गई कि डिजिटल करेंसी जिस तरह से बढ़ रहा है चारों तरफ से, तो उससे विश्व के मार्केट से हम जुड़ सकते हैं। पर उसमें साथ साथ ये भी है कुछ उनकी जो परेशानी है वो भी हमें लेनी पड़ सकती है। उसमें उन्होंने ये किया है कि डिजिटल लेन देन अगर करते हैं तो 1% टैक्स देना पड़ेगा और डिजिटल इनकम जो होगी उस पर 30% टैक्स, जो इनकम टैक्स का सामान्य दर है, वो देना पड़ेगा। साथ ही गाँव के लिए, किसानों के लिए उन्होंने किसानों के लिए करीब 2,37,000 करोड़ जो है उन्होंने दिए हैं। इससे सीधे जो है, देखिए किसान जो है और किसानों का आंदोलन जो है सरकार जो है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है और उन्होंने समझा कि किसानों को अगर एमएसपी के दाम सही तरीके से दिया जाए तो किसानों के जो दुख दर्द कुछ कम होंगे या उनके दुख दर्द कम होंगे तो देश के दुख दर्द कम होंगे, तो उन्होंने ये भी किया है। दूसरी चीज़ है कि
एक चीज़ जो उन्होंने लोग, मैं समझता हूँ लोग चाह रहे थे वो करे कि इनकम टैक्स में जो छूट है वो दें और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके बराबर इसको लाएं, वो अभी नहीं हुआ है। पर उसके बावजूद जो है बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से की गई है उसको देखते हुए लगता है कि जो ग्रोथ हम चाहते हैं, देखिए इस वक्त जो है IMF ने कहा है कि 9.2% का ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा 9% का होगा, और अगले साल का प्रोजेक्शन हमारा है 8 से 8.5% का ग्रोथ होगा। जी हाँ। तो इसको अचीव करने की हमें कोशिश रहेगी, और इनमें कई चीज़ें जो हैं जैसे कि एजुकेशन के लिए भी उन्होंने दिया, कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है जहां उन्होंने निवेश की बातें ना की हों। कई बार ये होती है कि जब इतनी सारी चीज़ें होती है, और कॉर्पोरेट्स को उन्होंने कई तरह के जो टैक्सेस हैं जिसको विमल जी बताएंगे आपको ज़्यादा, तो उन्होंने काफ़ी राहत भी दी है। प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। बहुत ज़रूरी है हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी जेब में जो पैसा पहुंचता है, जो रियल इनकम है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। बजट में अलॉटमेंट हुई है 2.25 लाख करोड़ की। जी हाँ, 2.25 लाख करोड़ की जो अलॉटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ MSP पर हुई है। साथ ही साथ एक रिकॉर्ड कलेक्शंस GST में भी देखे गए हैं जो कि हैं 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा के, और वो सिर्फ जनवरी 2022 के महीने में है। मैं बिमल जैन साहब जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी पर LTCG लाने की जो 30% पर लगाया जाएगा, साथ ही साथ GST की टैक्सेशन लगातार जो कलेक्शंस हैं, जो रेवेन्यू सरकार को आ रहा है वो बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कितना बेहतरीन है ये बजट जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू करेक्शन की बात करते हैं? ये क्वेश्चन हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अगर बजट, यूनियन बजट 2022 और 23 को अगर हम देखें तो आम आदमी क्या चाह रहा था? आम आदमी जो सैलरीड क्लास है वो ये चाह रहा था उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया जाए। वो दूसरी उसकी चाहत क्या थी कि ATC में जो उसे डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपये का, उस 1.5 लाख रुपये के अंदर LIC, PPF, PF, NSC, ट्यूशन फीस, इवन हाउसिंग लोन जो आप लेते हैं और रिपे करते हैं प्रिंसिपल, 1.5 लाख रुपए की लिमिट में आता है। इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन की रेट हमारी 5.2% है और ये 1.5 लाख की लिमिट मोर देन 10 ईयर से चल रही है। तो एक लेजिटिमेट डिमांड थी आम आदमी की कि इस लिमिट को 1.5 लाख से 3 लाख किया जाए। तीसरी बात अगर हम देखें कि हमारे इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं, 2.5 लाख रुपए का एक स्लैब है, उस तक टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख के बाद हमारा टैक्स लगता है। तो 2 रेजीम हमारे पास हैं, ओल्ड टैक्सेशन रेजीम एंड न्यू टैक्सेशन रेजीम। जी, 2.5 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है, बट आम आदमी ये चाह रहा था इस 2.5 लाख को बढ़ाया जाए। ATD में अगर हम मेडिक्लेम की भी बात करें तो हमने कोविड में देखा कि कोविड में कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ी, और हमारे मेडिकल इंश्योरेंस जो आता है ATD के अंदर जो हमें बेनिफिट दी जाती है वो 25,000 रुपये की है, जिसको 50,000 रुपये के लिए कहा गया। फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी लिमिट 50,000 है, उसको 1 लाख रुपये के लिए कहा गया। तो ये तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और टैक्स स्लैब हम देखें तो हमने ऐसे कोई अनाउंसमेंट इस बार के यूनियन बजट 2022 और 23 में नहीं सुने। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना पड़ेगा, हाँ जो हम इंडिविजुअल टैक्सेशन पर्सपेक्टिव चाह रहे थे अनाउंसमेंट नहीं है, पर इसका इफेक्ट ओवरऑल जब आप यूनियन बजट 2022-23 को देखते हैं तो ये तो एक कंपोनेंट होता है जहां हम टैक्सेशन की बात करते हैं, बट ये जो यूनियन बजट 2022-23 है ये हमारे लिए रोड मैप बना रहा है कि हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, GDP की ग्रोथ जो 9.2% हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैसे आएगी। और इतना हमने सेक्टर स्पेसिफिक, इतना हमने फंड एलोकेशन इस तरीके से किया है जिस सेक्टर को जितनी नीड है उसके हिसाब से वित्त मंत्री ने पूरी कोशिश की है उस सेक्टर को उतना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। एग्रीकल्चर की आप अभी बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर में MSP को इंश्योर करने के लिए इनने 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ रुपए आपने बताए जो दिए गए हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हमारे GDP के 3 पिलर होते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, IIP जिसमें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और एक सर्विस सेक्टर आता है। तो ये तीनों सेक्टर जिस हिसाब से ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड 3.9%,
IIP 11.8%। आप पिछले साल जाइए, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन था, नाउ 11.8% ग्रो करेगा। सर्विस सेक्टर आपका 8.2% बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी और जीडीपी आगे की ओर जा रही है। तो इसका मतलब बिमल सर, हम ये बात कह सकते हैं कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसा हम सभी चाह रहे थे कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, बिल्कुल वैसा ही बजट है। मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा सबसे पहले प्रोफेसर मित्तल का। सर, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यूनियन बजट 2022-23 पेश हो चुका है। हम सभी जैसा सोच रहे थे कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, बिल्कुल वैसा ही है। और जो माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने कोशिश की है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसान ड्रोन्स और किसान रेल हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, वेयर हाउसिंग हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, इन सभी चीजों को एक साथ लेके आगे बढ़ा जाए। आपको क्या लगता है, कैसा है यूनियन बजट 2022-23? एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, आशाएं हैं, कुछ लोगों की इसके अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं। कुछ लोगों को ये ठीक लग सकता है, कुछ लोगों को शायद ये लग सकता है कि कुछ और मिल जाना चाहिए था। जी, जैसे बिमल साहब ने कहा है कि सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं उनको ज़रूर इसमें निराशा लगेगी, क्योंकि उनके लिए कोई स्लैब नहीं कुछ इम्प्रूव की गई हैं, कोई डिडक्शंस नहीं हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी, पर जिस तरह के हालात हैं, सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है, चाहे वैक्सीन्स लग रही हों सब्सिडाइज्ड, या हर चीज़ उसके लिए सरकार को ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए हो सकता है कि उसने सैलरीड एम्प्लॉय को ज़्यादा राहत ना देनी चाहिए हो। पर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, कुछ पॉइंट्स में ऐसा हुआ है कि उन्होंने फिर भी कोशिश की है कि कुछ राहत मिले। जैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, अगर मेरी इनकम है, अगर मैं हाई इनकम क्लास में हूँ, मान लो मसलन मेरी इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है साल में, और मैंने कोई अपना हाउस बेचा है, कुछ और बेचा है, और उस पर मुझे इनकम होती है, तो उस पर जो सरचार्ज लगता था, एडिशनल सरचार्ज, वो 37% लगता था। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस बार क्या किया है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा, अब उस पर सरचार्ज सिर्फ 15% ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये एक राहत की बात है पहली। दूसरा, एक न्यू पेंशन स्कीम हमारी होती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मिलती है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलती है। जो पैसा केंद्र सरकार देती है हम लोगों को, करीबन 14% होता है, वो सब हमें एज ए डिडक्शन, उसमें एक राहत मिल जाती है, हमें उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर एक कमी इसमें यह थी इस प्रोविजन में कि राज्य सरकार अगर 14% देती है तो जो कर्मचारी है वो सिर्फ 10% तक ही उसमें राहत ले पाता था। 4% जो उसका अमाउंट था उस पर उसको टैक्स देना पड़ता था। इस बार क्या किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसको भी 14% में ला दिया है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एम्प्लॉयज अब एट पार हैं। उनको जो भी सरकार न्यू पेंशन स्कीम में पैसा देगी उस पर टैक्स उनको देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। दूसरी चीज, काफी दिनों से कि चर्चा चल रही थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर। जी, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत सरकार को इसमें नहीं कोई भी रेगुलेशन बनानी चाहिए, लेट इट गो अनरेगुलेटेड। पर ये अनसर्टेनिटी इस बार खत्म कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार उस पर टैक्स लगा दिया है 30% और नाम दे दिया है वर्चुअल डिजिटल एसेट। जी हाँ। इनकम टैक्स में उसको एक नाम मिल गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिस पर 30% टैक्स लगेगा। और जो भी वो पैसा देगा उसको 1% उस पर टीडीएस काटना है, ताकि वो ऑडिट ट्रेल में आ जाएगा, जिससे हम ये ट्रेस कर पाएंगे कि पैसा कहां से कहां गया है। बिल्कुल सही। तो ये अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। और आरबीआई एक्ट में भी एक संशोधन हो गया है कि अब इसको नोट की तरह देखा जाएगा, ये भी इसमें काम किया। तो ये मैटर क्लोज हो गया। अब हम इस बारे में बात, कभी कोई इशू नहीं होगा। अब ये श्योर है कि भारत सरकार अब इसको रेगुलेट करने वाली है। बिल्कुल। प्रोफेसर मित्तल, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज की बात सरकार ने की है, LTCG 30% लागू किया है। साथ ही साथ जो 3 बहुत ही अहम जो सेक्टर्स होते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा कृषि और उसके बाद रोजगार जो बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। तो जैसे कोऑपरेटिव टैक्स की बात हुई कि किस तरीके से AMT यानी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स के बराबर धीरे धीरे करने की बात है, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। साथ ही साथ शिक्षा की अगर बात की जाती है तो PM ई विद्या जो 12 चैनल्स चला रही थी, अब ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि वो 12 से बढ़ाकर 200 चैनल्स किए जाएंगे। और साथ ही साथ कृषि की जो तमाम योजनाएं इतने वक्त से चल रही हैं, उसके साथ एक किसान ड्रोन करके एक और पॉलिसी चलाई जाएगी, ताकि उनकी सेफ्टी, उनकी सर्वेलेंस और फर्टिलाइजर्स को किस तरीके से छिड़काव किया जाएगा, लैंड होल्डिंग्स की किस तरीके से रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, ये तीनों ही चीज़ें, कृषि,
शिक्षा और साथ ही साथ रोजगार के लिए एमएसएमईज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा। प्रोफेसर सरकार, आप क्या देखते हैं, क्या एक ग्राउंड लेवल से कुछ ठीक करने की कोशिश है सरकार की? निश्चित रूप से ही देखिए, कई बार काम जो होता जाता है, कई बार जब इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम इंटीग्रेटेड वे में हम नहीं देखते हैं। तो इस वक्त जो है ये जो इंटीग्रेशंस होते हैं, बहुत से सुझाव आते रहते हैं, इंडस्ट्री से सुझाव आते हैं, इंडिविजुअल से सुझाव आते हैं, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं करेक्शंस किए जाते हैं। तो ये करेक्शंस जो हैं उसी तरह के हैं। जहाँ तक आपके एजुकेशन की बात है, देखिए वो टीवी चैनल्स के ज़रिए जिस तरह से एजुकेशन की कोशिश हम कर रहे हैं, ख़ास करके पैंडेमिक के ज़माने में हमने जो देखा कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उससे क्लासरूम्स चल सकते हैं, अभी भी सारे चल रहे हैं, और उसके ज़रिए जो है एजुकेशन का एक दूसरा जो दायरा है वो बढ़ सकता है कि घर बैठ के भी या गाड़ी में चलते हुए या कहीं टहलते हुए भी आप शिक्षा ले सकते हैं। आजकल मैंने देखा है कि कई जो शिक्षक हैं धूप में बैठे होते हैं कहीं और क्लास जो है उनका कहीं चलता रहता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, पर उसकी एक जो तरह के कुछ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो कई चीज़ें आती है उसमें कई बार थोड़ी सी परेशानी आती है, पर हो सकता है ग्रेजुअली वो चीज़ें भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एजुकेशन को देखिए बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन एक चीज़ जो है इस बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी कहीं ना कहीं जिक्र आया है कि एजुकेशन में जो है लोग अफोर्ड चूँकि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, सरकारी इंस्टीट्यूशन से जहाँ भी अफोर्डेबल है वहाँ ले जा रहे हैं। तो इस देखने में सुनने में अच्छा लगता है, पर उसके एक चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी एजुकेशन उतना बढ़े तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बने। एक निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होने से निश्चित रूप से आम जनता को, चाहे यहाँ हो चाहे जो समृद्ध मुल्क है वहाँ हो, वहाँ भी परेशानियाँ होती हैं। और समृद्ध देशों में जो है, जैसे कि यहाँ भी हो रहा है कि बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते ही वो लोन के बोझ में भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी सही नहीं है। इसलिए एजुकेशन को, डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए हम इन चीज़ों को अगर पा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जो आपने कहा बाकी चीज़ें, देखिए उसमें सीधी सी चीज़ है कि रैशनलाइजेशन कैसे किया जाए। वित्त मंत्री ने इस बार जो है जी, हम लोगों की शिकायत है कि बहुत सी नई चीज़ें उन्होंने नहीं की, पुरानी चीज़ें ही ज़्यादातर चलाई हैं, पर उसमें कई चीज़ों को रैशनलाइज करने की कोशिश की है। तो रैशनलाइजेशन इसलिए कि उसमें गैप्स हो जाते हैं, तो गैप्स को पूरा करने की ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल में वो अच्छा किया है उन्होंने। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा हमारे टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन जी से कि अभी अभी हमने बात करी क्रिप्टो करेंसी पर जो LTCG लगाने की बात चली है, 30% की दर से जो LTCG लगाया जाएगा क्रिप्टो पर, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने जो भी क्रिप्टो करेंसी की नई बातें कही हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उससे बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही सारे लोग हैं, लाखों नहीं शायद करोड़ों लोग हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक राहत की बात है कि उनको अच्छा लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी बजट आता है तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई और कौन सी सस्ती। कस्टम्स ड्यूटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कस्टम रेट को चेंज किया गया है। बिमल साहब, अगर इसके बारे में आप हमें कुछ बता पाएँ। देखिए, सबसे पहले वैभव मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में हमने क्या देखा, क्रिप्टो करेंसी हो, टोकन हो या नॉन फंजिबल टोकन्स हो, जो अनऑथराइज, गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं थे, कोई रेगुलेटेड नहीं थे, इतने इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा था जिसकी कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं थी। इवन दो इस इंडस्ट्री के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहते थे ब्लॉकचेन के जरिए ये सारी सेफ एंड सिक्योर्ड है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप सबने देखा होगा कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया वो डाउनफॉल, रिडक्शन, मार्केट में फ्लक्चुएशन इतना हुआ, 30%, 40%, 50% लॉस हो गया। तो सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को बाकी ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये हुआ कि जो अब डिजिटल करेंसी आएगी वो RBI लेके आएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आएगी। हम सब डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज मैं अपने पॉकेट में एक पेपर का नोट रखता हूं या कॉइन रखता हूं, कल मेरे साथ एक डिजिटल करेंसी होगी जो RBI लेके आएगी और गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ, यानी हम डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं।
अब दूसरा अनाउंसमेंट जो हमारे इनकम टैक्स में किया गया कि 30% का आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, इसमें एक बात समझने योग्य है कि इनने कहा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, 30% आपकी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगने वाला है। मान लीजिए $100 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और $150 पे आप बेच रहे हैं तो $50 की आपको प्रॉफिट हो गई, आप उस पर 30% देंगे, दैट्स द, और लॉस हो गया तो लॉस के केस में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इस लॉस को आप अपनी किसी दूसरी प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अगर आपने ये क्रिप्टो किसी को गिफ्ट किया तो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो मेरे हिसाब से इसको रेगुलेट करने के लिए एक अच्छा कदम है। दूसरा क्वेश्चन जो वैभव आपने पूछा कि कस्टम ड्यूटी के रेट बहुत से सेक्टर में हमने देखे रॉ मटेरियल और कंपोनेंट के लिए कम किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आप आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंट बनिए। कैसे होगा? अगर रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा और मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स बनाना है तो कैसे ये अफोर्डेबल कैसे हो पाएगा? तो वित्त मंत्री जी ने क्या किया, जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते हैं उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को या तो घटा दिया या खत्म कर दिया। अब रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कीजिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कीजिए। जब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे तो एडवांटेज क्या हुए? आपकी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आप लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप देते थे वो आपको अब देनी नहीं है। जब नहीं देनी है तो उसकी क्रेडिट हमें नहीं मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं मिलती है। तो ये जो अब नहीं लगेगी वो आपकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग में आपको हेल्प करेगी, यानी उतने से आपका प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग चीपर हो जाएगी। तीसरा एडवांटेज इसके अंदर क्या आएगा, जब हम एफजी बनाएंगे, लोकल बनाएंगे, फिनिश गुड्स लोकल बनाएंगे तो मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर मैं लोकली मैन्युफैक्चर करूंगा और लोकल मार्केट में बेचूंगा। इंपोर्ट में क्या होता है कि मैं बाहर के प्रोडक्ट को इंडिया में लाके बेचता हूं, मेरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ावा नहीं मिलता, मेक इन इंडिया मेरा आगे नहीं बढ़ता। अब मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा। प्लस जब मैं इंपोर्ट ही नहीं करूंगा तो मेरा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर भी नहीं जाएगा। मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब बात करता हूं, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट, ये भी मुझे एडेड एडवांटेज देगा। तो मेरे हिसाब से वित्त मंत्री जी का कई रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, उन्हें जो रेट कम किए हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, एक बहुत अच्छा स्टेप्स है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया। बिल्कुल सही बात कही आपने बिमल जैन जी की मेक इन इंडिया जो है उससे ना केवल हमारी जो डोमेस्टिक आपूर्ति है, हमारी जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली अच्छी होगी, साथ ही साथ हम लोग इंपोर्ट्स पर जो खर्च करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर चला जाता है वो हमारे देश में ही रहेगा, अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बनी रहेगी। मेरा सवाल प्रोफेसर मित्तल से ये होगा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पे ही जब हम देखते हैं कि SEZ एक्ट में चेंजेस किए गए हैं, कितना जरूरी है ये कि मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम न केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं लेकिन हम पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करके अपने गुड्स और सर्विसेज को सही और ग्लोबली कंपेटिटिव रेट्स पर बाहर भेजना चाहते हैं। देखिए, SEZ की जो बात है, अभी जो उसमें चेंजेस हैं उसको पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि SEZ को हम पूरा रिप्लेस कर देंगे, तो नया लेजिस्लेशन आएगा अभी कि उसमें किस तरह से वो चेंजेस करेंगे ये अभी देखना बाकी होगा। पर उसमें कहा उन्होंने ये है कि नए हमारे जो एक्ट में जो हमारे पुराने SEZ को रिप्लेस करेगा हमारा नया एक्ट, उसमें स्टेट्स भी अब पार्टनरशिप में आ जाएंगी। तो ये अभी देखना बाकी होगा जब नया एक्ट आएगा कि किस तरह से उन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं। पर कुछ कंपनीज के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि कंपनीज के लिए कुछ प्रोविजंस किस तरह से हेल्पफुल हैं टैक्स के, जिसमें हमारा चेंजेस हुआ है। पहले अगर कोई इंडियन कंपनी थी, अगर कोई भी इंडियन कंपनी जब होती थी और उसके पास अगर मान लो 26% से ज्यादा किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स होते थे, तो जब फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती थी और इस इंडियन कंपनी को जो डिविडेंड मिलता था उस पर पहले 15% टैक्स लगता था, जो अब खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। ये एक अच्छा स्टेप है एक कंपनी के लिए। ओवरऑल कंपनीज के लिए इशू ये आता था, कुछ हाई कोर्ट्स, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट्स की कुछ रूलिंग आई है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, अपना ये चेक करते थे कि कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो इनकम टैक्स पर टैक्स के अलावा 2 एक्स्ट्रा टैक्स भी जाते हैं, सरचार्ज और सेस।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को एक खर्चा नहीं माना जाता जिसको आप अपने प्रॉफिट के लिए लेस कर सकते हैं, पर कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि माना जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन था इस बार एक्ट में खत्म कर दिया गया है, और जब से ही सेस आया था 2004-5 से, रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से ही ये फिक्स कर दिया गया है कि अब ये सेस लेस नहीं किया जाएगा। ये एक कंफ्यूजन जो इसमें खत्म किया गया है, ये एक सबसे अच्छा कदम है। और इसमें कुछ लिटिगेशन को खत्म करने की भी बात हो रही है, जिससे कि लोग यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और इंडियन की छवि बाहर अच्छी जाए। लिटिगेशन में इस तरह से बात हो रही है कि मान लो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर किसी भी टैक्स पेयर के साथ टैक्स डिपार्टमेंट का कोई इशू चल रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का इशू है अगर जी, तो अननेसेसरी हम उसमें लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। अगर किसी भी हाई कोर्ट ने असेसी के टैक्स पेयर के केस में रूलिंग उसके फेवर में की है और कोई दूसरा इंसान है जिसके साथ भी सेम केस है, तो हम उस लिटिगेशन को भी रोक देंगे और कोई अपील ट्रिब्यूनल्स वगैरह में डिपार्टमेंट फाइल नहीं करेगा जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाएगा। इस तरह से लिटिगेशन में कुछ कमियां हैं, ये स्टेप्स लिए गए हैं। बिल्कुल। हम लोग लगातार देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का बहुत ही पॉजिटिव पुश रहता है। हमेशा ये कोशिश रहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते रहे, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर के जरिए न केवल देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा होता है, तैयार होता है, मजबूत होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां तक बात है, रोजगार देने की जहां तक बात है, ये सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। और साथ ही साथ जब हम देखें कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो शहर हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको साथ जोड़ने की बात है, पीएम डिवाइन जो पॉलिसी अब लेकर आए हैं, मैं प्रोफेसर सरकार से बात जानना चाहूंगा कितनी जरूरी है, चाहे वो आइजॉल की टनल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स को मिलाना हो और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। देखिए, इसमें वित्त मंत्री ने एक बात और कहा है कि ये बजट जो है सिर्फ आज के लिए नहीं बनी है, पर जब भारत जो है उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 को, तब तक के लिए बजट के जो है नींव डाली जा रही है। जी बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त तक जो है पॉपुलेशन बढ़ेगा, बड़े शहरों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, छोटे शहरों की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी ओर तवज्जो दी जाएगी। उसके साथ उन्होंने जो कहा कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, वहाँ के जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनको भी हमें एड्रेस आज ही करना है। क्योंकि अगर हम उसको आज एड्रेस नहीं करेंगे, वहाँ का लाइफ स्टाइल अगर इम्प्रूव नहीं करेगा और उन कहाँ के लोगों को अगर प्रवास पे जाना पड़ेगा, तो प्रवास पे जाने का खास करके इन क्षेत्रों की परेशानी ये होती है कि प्रवास पे जाने पे जो लोग प्रवास में जाते हैं उनको अपनी तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, और साथ में जो वहाँ की लोकल डेवलपमेंट होती है वो रुकती है। तो इसलिए इस लोकल डेवलपमेंट भी होता रहे, और लोग जो प्रवास में जाना है वो जाएंगे ही निश्चित रूप से, जो जाना खुद चाहेंगे, पर फोर्स प्रवास नहीं होगा। तो पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है, जो शहरें जो नहीं बनेंगी, तो उसके लिए एक कोशिश की गई। दूसरी चीज़ जो है इंटीग्रेटेड रेल, एयर और रोड, इनको सारे को इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी हम जाते हैं, जैसे कहीं किसी स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ से दूसरी जगह अगर जाना है तो उसमें अगर सड़क से जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, एयरपोर्ट है वो और कहीं दूर होता है। तो इन चीज़ों को भी जो है एड्रेस करने की अब कोशिश की जाएगी कि जिसमें कि वो जो ट्रांसपोर्ट में जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो सिलसिला होता है उसमें वक्त कम लगे, लोगों को परेशानियां कम हो। क्योंकि जिस तरह से अब हर क्षेत्र में छोटे छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, मेट्रोस बनाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, आपके गुड्स ट्रेन्स के हब बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हब्स बनाए जा रहे हैं, इन सबको जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा जी, तो उससे एक तो ये होगा कि शहरों में सामान्य रूप से ऐसे हालात में जाम्स होते हैं, फिर गति रुकती है। तो उसमें बेसिकली गति शक्ति कैसे आए, तो वो गति शक्ति का तो खैर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है, रेलवेज के लिए है वो जी। पर वो गति जो है सारे चीज़ों में किस तरह से आए वो ज़रूरी है। पर एक चीज़ मैं समझता हूँ, थोड़ा सा कॉशन हमें लेना चाहिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 111 करोड़ का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और कई सालों के लिए है वो।
तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से करें, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, उससे सारा जो माहौल बदलता भी है, पर उसके साथ एक समस्या भी कई बार आती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में जो है वो पैसे उतना जनरेट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत हाई लगता है। जी हाँ। और हम देख चुके हैं, खास करके अगर 2000 के आसपास का अब एशियन टाइगर्स के जो हालात हुए हैं बुरे, और आज तक वो पूरे सुधरे नहीं है, जी हाँ। तो उनके हालात से भी हमें थोड़ी सी सबक लेनी चाहिए कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना निवेश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मुझे लगता है फेज्ड वे में करना चाहिए, जिससे कि देखिए संकट तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ होता है, पर हम जो संकट आए छोटे मोटे आते हैं हम उसको निपट लेते हैं, तो उसी तरह के संकट आए, बड़े संकट ना आए। बहुत ही ज़रूरी बात कही प्रोफेसर सरकार ने, और मुझे लगता है हम सभी ने इस बात को देखा है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि इस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं या जितने भी कार्य हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर चलती हैं। इंक्लूसिविटी की जहां तक बात की जाए, जैसा प्रोफेसर सरकार ने अभी भी कहा कि दूर दराज के इलाकों को साथ में जोड़ने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं पूछना चाहूँगा बिमल जैन साहब से कि स्टील स्क्रैप पॉलिसी सरकार लेकर आई है। अब अगर देखा जाए गौर से तो स्टील एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। कितना ज़रूरी है बिमल जैन जी कि स्टील स्क्रैप पॉलिसी अब आए, और साथ ही साथ जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, कंजम्पशन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यहाँ भी ज़रूरत है, मतलब हमारे देश में और साथ ही साथ बाहर भी, इनके ऊपर जो एक मजबूत और ठोस पॉलिसी जब आती है तो कितना आसान हो जाता है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए इन प्रोडक्ट्स को एक्वायर करना और साथ ही साथ इनको इस्तेमाल करना। देखिए वैभव, आपको समझना पड़ेगा जो जिस स्टील स्क्रैप की हम बात कर रहे हैं या मेटल स्क्रैप की हम बात कर रहे हैं जी। इस पे एग्जिम्पशन थी, अब इस एग्जिम्पशन को बढ़ा दिया गया है जी। और ये बढ़ाना क्यों जरूरी था? आपने देखा था जितने भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट स्टील स्क्रैप या मेटल स्क्रैप से बन रहे थे उसकी प्राइसिंग डे बाय डे बढ़ रही थी। तो आप आयरन ओर का कुछ भी मेटल आयरन ओर पकड़ लीजिए, कोई भी स्टील के आइटम पकड़ लीजिए, अगर ये सारे आइटम उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ओवरऑल आपके कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करती है वो आपकी कॉस्टिंग को। यानी आपके लिए ये होना चाहिए कि जो स्टील स्क्रैप मैं लेके आ रहा हूँ या मेटल स्क्रैप जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उस पर मुझे एग्जिम्पशन मिले। हाँ, एंड यूज बेस्ड आप उसको यूज बेस्ड एग्जिम्पशन देते हैं जिससे आप उसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में ही लगाएंगे और वो ज़रूरी भी है। तो जो अनाउंसमेंट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया कि इस एग्जिम्पशन को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, वो दो कारणों से रखा गया। एक तो प्राइसिंग डे बाय डे बढ़ रही थी और दूसरा इससे जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में लगती है। अगर इसकी प्राइसिंग कॉस्टिंग को मैंने कंट्रोल चेक नहीं किया तो ये मेरी ओवरऑल प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्टिंग के लिए एड बैक करेगी। और जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो उस पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ये क्वेश्चन था, बट चूंकि इसमें दो कनेक्टेड पॉइंट है जो मैं आपसे टच करना चाहूँगा कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, वैभव एक स्पेसिफिक इनकम टैक्स के रेट 15% के दिए गए थे उस कॉर्पोरेट के लिए, उस कंपनी के लिए जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से जी। और 31 मार्च 2023 तक का उसका टाइम टारगेट था जिसको अब 1 साल आगे बढ़ा दिया गया। तो प्रोफेसर सरकार भी इस बात को कह रहे थे कि हम अगर इंडिविजुअल इनकम टैक्स की बात करें, पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें, उसके अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो ओवरऑल हमारे जीडीपी को फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप आज हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी आर एट 3rd पोजीशन ग्लोबली। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें, यूएस और चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। तो स्टार्टअप को जो इनकम टैक्स में बेनिफिट है उसको 1 साल आगे एक्सटेंड कर दिया गया, 31 मार्च 2022 से उसको 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। तो मैंने सारे पॉइंट क्लब करके आपको क्या बताया, यही बताने की कोशिश की कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, आईआईपी के ऊपर है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जहां पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको वो सारे सपोर्ट और बेनिफिट दिए जाए जिससे आप सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उसको सस्टेन कर पाए। एट द रेट 100
2047 तक का हमने टारगेट लिया है। उससे पहले 2025 तक हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करनी है विद जीडीपी ग्रोथ ऑफ 9.2%। मेरे हिसाब से जो आपने स्टील स्क्रैप के ऊपर क्वेश्चन किया था वो आंसर करता है कि एग्जिम्पशन की क्यों जरूरत थी, उसे क्यों आगे बढ़ाया गया, जिससे हमारे एफजी की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो और वो एफजी जो बाद में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है वहां भी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी, सप्लाई सारी कॉम्पिटिटिव हो। बिल्कुल, बिमल जी ने बहुत अहम बात कही कि जितनी भी सप्लाईज हों, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान है सरकार का, सप्लाई चेन्स सीमलेस हों ये बहुत ज़रूरी होता है। और शायद जितनी भी ये चीज़ें हैं, दूर दराज के इलाकों को एक साथ जोड़ना, गति शक्ति टर्मिनल्स और कार्गो टर्मिनल्स बनाना, साथ ही साथ नई ट्रेन्स, नए हाईवेज, नए शिपवेज, इनलैंड वाटरवेज, इन सभी को तैयार करना ताकि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वो जुड़ पाएँ और साथ ही साथ जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं पूरी कंट्री में वो सीमलेस हों, यानी विदाउट एनी इंटरप्शन हो। मेरा सवाल है प्रोफेसर मित्तल आपसे वो ये कि कितना ज़रूरी है कि हम एक तरफ बहुत बेहतरीन कार्गो टर्मिनल्स बना रहे हैं, साथ ही साथ वंदे भारत की जो ट्रेन्स हैं वो नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक ट्रेन्स होंगी, मतलब दो तरफा वार कर रहे हैं। एक तरफ हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, साथ साथ हम कार्गो टर्मिनल्स बनाकर एक सीमलेस सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। कितना ज़रूरी है कि यूनियन बजट 2022-23 में इस चीज़ पर बहुत जोर दिया गया है? देखिए, ये बात तो ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ग्रूम हो और बढ़े, तो हमें फैक्ट्रीज़ तक हमारे कार्गो टर्मिनल इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि हमें फैक्ट्रीज़ तक सामान ले जाने में या लाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ आएँ और वो इंडियन सेटअप के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें, तो इंडस्ट्रीज़ को वहीं लगाया जाएगा जहाँ पर सामान पहुँचाने में, चाहे वो रॉ मटेरियल पहुंचाने की बात हो या फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात हो, अगर हम इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं दे पाएंगे तो फिर हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो करंट जो गवर्नमेंट है, इनका टारगेट यही है कि किसी से भी तरह की कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा कि वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें। बाकी जो प्रोसेस है सरकार का होता है, अच्छे रोड बनवाना, टर्मिनल बनाना, जल्दी प्रपोजल्स को क्लियर कराना, वो सरकार करेगी इसमें। कि डिजिटल इंडिया और साथ ही साथ एजुकेशन के डिजिटाइजेशन से ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे दोबारा, हम साथ ही साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे पूरे विश्व में, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो या किसी भी और सेक्टर की बात हो। देखिए, मुझे लगता है कि डिजिटाइजेशन अच्छी चीज़ है, उस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा जो है उस पर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। फिर भी एजुकेशन की जहाँ तक बात है, उसमें डिजिटाइजेशन से देखिए एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, और अपने जो है स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो स्टडीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल एजुकेशन जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसको बढ़ावाना जो है वो भी अच्छी बात है। मैंने अभी देखा है, खास करके कई प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है कि वो दिन भर अपने काम में लगे होते, कई बार रात में भी लगे होते, उसके बीच में जो उनको समय मिलता है तो उसके बीच में वो अपने डेवलपमेंट के लिए कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं और वो मोस्टली अभी तक जो है प्राइवेट सेक्टर कर रही है। तो सरकार अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाती है, देखिए एक चीज़ हमने अभी तक महसूस किया है कि चाहे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, दोनों के वर्किंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और हमने आम तौर पे महसूस किया है कि कुछ एक प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के आम तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज़ होते दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे डिलीवर बेटर। ये भी हमारे महसूस मैंने किया है। बिल्कुल। तो सरकार जो है इस चीज़ को जब करती है और दूर दूर के दराज के इलाकों में बैठे हुए लोग जो अपनी जो है शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड जो है, कई यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टम नहीं है, कहीं डेवलप हो रहा है, इस तरह का एक ट्रांजिशन पीरियड के जो इश्यूज़ हैं वो है। जब सरकार जो है पूरे देश के लिए जब एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि अच्छी पहल ये है उसके साथ साथ जो है, क्योंकि उससे जो एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी नेशनल लेवल पर होगा, लोग जुड़ेंगे, लोग जानेंगे क्या कुछ होना है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि क्लासरूम जो है आपका घर ही होगा, या ये आपका वर्क प्लेस होगा, या आपका टेलीफोन होगा,
तो उससे जुड़ना आसान हो जाएगा। लोगों को जो देखिए, अब पहले लोगों को परेशानी होती थी डिजिटल क्लासरूम करने में। अब डिजिटल क्लासरूम में देखता हूँ जिस तरह से सारे टीचर्स इन प्राइमरी लेवल पे भी कर रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है 2 साल के दौरान। भले ही वो एक ऐसे पैंडेमिक के वक्त आया हो, एक क्राइसिस के वक्त आया हो, पर एक अच्छी सिस्टम बन गई है। उसका थोड़ा सा एक इशू ये भी है कि थोड़ा महंगा भी पड़ता है। गांव के दूर दराज के लोग जो हैं वो जो डाटा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या है। उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 5G की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो और महंगी होगी कि सस्ती होगी, आगे हमें देखना होगा। पर सरकार ने जो ये पहल लिया है उसको निश्चित रूप से देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमने अब देखी है कि साइंटिफिक एजुकेशन के लिए पहले माना जाता था कि डिजिटल सिस्टम शायद उस तरह से काम नहीं करे, पर अब हमने ये भी देखा कि साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें सारा कुछ करके दिखाया जाता है। और जो इसके स्टूडेंट्स होते हैं, और वो मोस्टली जो है हायर लेवल पे जो होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जो लर्निंग लेवल पे भी होते हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं जी। तो मेरे ख्याल में डिजिटल एजुकेशन की बढ़त जो है निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। उसको ऑर्गेनाइज करने की चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ है, पर सरकार को देखना पड़ेगा एक चीज़ निश्चित रूप से, जो मैंने कहा, कहीं डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए जो है डिजिटल अफोर्डेबिलिटी भी जो है उसका भी सरकार को ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात कही प्रोफेसर साहब ने। अब साथ ही साथ मैं एक और बात पर चर्चा करना चाहूँगा जो कि है स्टार्टअप्स। हम सभी जानते हैं 2021 में हमारे देश में 40 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। जो लोग इस बात को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन US डॉलर्स को क्रॉस कर जाती है। 40 से ऐसे ज़्यादा स्टार्टअप्स थे जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। कुल हमारे देश में 80 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इस बजट में यानी यूनियन बजट 2022-23 की जहां तक बात की जाए, स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन देने की बात कही है। टैक्स एक्सपर्ट बिमल जी हमारे साथ हैं। बिमल साहब, आप क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ इससे होने वाले फ़ायदे जो देश और देश की जनता को मिलेंगे? वैभव, देखिए, स्टार्टअप को प्रमोट करना और उसे बूस्ट करना हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। जब आप स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं और बूस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जॉब क्रिएशन करते हैं जी। आज हमने 60 लाख जो जॉब क्रिएशन की बात की है वो आएगा कहाँ से अगर हम स्टार्टअप को बूस्ट और सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड, जब आप टैक्स की बेनिफिट देते हैं, तो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले वैभव कहा कि स्टार्टअप में जो इनकम टैक्स की बेनिफिट 3 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स मिलती थी उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। अब स्टार्टअप हम देखें, कई मल्टीपल सेक्टर को देखते हुए हम स्टार्टअप देखते हैं, और अब जब नया इनोवेशन, नए थॉट प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें स्टार्टअप में नए इनोवेशन मिलते हैं जो हमारी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, आप देखिए, जब तक स्टार्टअप को आप प्रमोट नहीं करते तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में, इजी वे में एक लो कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग पे कैसे बना सकते हैं। स्टार्टअप इसका नाम है। स्टार्टअप में क्या होता है कि जब हम आते हैं तो हमें तो पहले डर होता है कि कहीं मुझे लॉस हो गया तो इसी के लिए तो एग्जिम्पशन की बात चल रही है, यही तो एक्सटेंड किया गया। सेकंड, वर्किंग कैपिटल मेरी नीड होती है स्टार्टअप के लिए, तो वर्किंग कैपिटल मुझे कहाँ से मिलेगा? क्या मुझे लोअर रेट पे मिलेगा? क्या मुझे इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट अनाउंस करेगी? यस, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार स्टार्टअप के लिए यही अनाउंस किया है और उन्होंने कहा इस स्टार्टअप को मुझे आगे लेके जाना है। अब आप सिटी एडवांटेज देखिए, पहले बेंगलुरु में बहुत सारे स्टार्टअप आते थे इंडिया में जी, अब दिल्ली में आ रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जब स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं और जब मेरा इकोसिस्टम, जिसको मैं ग्लोबल मैप पे देखता हूं, आफ्टर यूएस एंड चाइना अगर इंडिया है 3rd पोजीशन पे, यानी इंडिया स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। स्टार्टअप को प्रमोट करने के एडवांटेज, जॉब क्रिएशन, आपका इंडस्ट्री चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारा मेजर कंपोनेंट जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है, तो मेजरली मैंने देखा स्टार्टअप सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं। बट मेरा टेक ये होगा कि स्टार्टअप में अगर हम कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर्सपेक्टिव भी देखें तो हमारे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम ग्रोथ देखने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम इनोवेशन लेके आ गए, टेक्नोलॉजी का हमने एडवांसमेंट कर दिया, तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एट लोअर कॉस्ट। तो कुछ स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट
एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए। ही ज़रूरी है हम सबके लिए ये बात समझनी कि गवर्नमेंट का एक बहुत अहम पुश रहा है डिसइन्वेस्टमेंट के प्रति, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की एक कोशिश रही है कि गवर्नेंस ज़्यादा हो और गवर्नमेंट कम हो। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो भारत सरकार की सरकार है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। सरकार की तरफ से जितना ज़्यादा मदद मुहैया करवाया जा सकता है वो मुहैया करवाया जाए। हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर सरकार मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर शिवाजी सरकार, आप इस बात में हमें बताएं कि डिसइन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है जो एक कदम ये सरकार लगातार उठा रही है, और आपको क्या लगता है यूनियन बजट के बाद क्या डिसइन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा बढ़त होगी? इस सरकार की कोशिश तो यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा ज़्यादा आए और वो बजटरी सपोर्ट के काम आए, यानी कि वो और किसी काम में नहीं आएगा। बजट को ठीक ठाक करने में, बजट के फिक्सल डेफिसिट करने में, उसी में काम आएगा ज़्यादातर। और सरकार की एक सोच ये है कि सरकार के पास कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी जो होंगे उसको छोड़ के। इसलिए अब जो 171 जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर है वो भी, उसमें भी वे डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसका एक नतीजा हम देखिए क्या हो रहा है। अभी आज ही वित्त मंत्री ने यह कहा है कि एयर इंडिया का हमने डिसइन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, पर 51,000 करोड़ का एयर इंडिया का जो लोन थे या और तरह के लाइबिलिटीज थे वो तो ट्रांसफर हुआ नहीं जी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का वो 51,000 करोड़ जो है वो कैसे किया जाएगा, वो बजटरी घाटे से पूरा किया जाएगा जी। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या सारे डिसइन्वेस्टमेंट करना सही तरीका है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में देखिए, मेरी जो अपनी एक सोच है, थोड़ी सी सरकार के, मैं समझता हूँ उस सोच को सरकार को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। क्योंकि एक जो है ग्लोबल सोच हो गई है, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार की सोच है, ग्लोबल सोच हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर कोई गलती नहीं करता है। मेरे ख्याल में ये सोच बहुत सही नहीं है। क्योंकि मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा कि अगर 2007-8 का जो मेल्टडाउन हुआ, जिसको लेहमान भाइयों का देन माना जाता है, जिसमें अमेरिका की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है AIG इंश्योरेंस, उसको बहुत ज़बरदस्त घाटा हुआ। अमेरिका की पूरी जो स्टॉक मार्केट वो बैठ गई। विश्व के स्टॉक, कोई भी सेक्टर जो है गलती नहीं कर सकता है। किसी भी सेक्टर में कभी भी गलती हो सकती है। कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे सत्यम का जो वो देखें हम, तो वो गलती जानबूझ कर की गई थी और उसको छुपाया भी गया था। तो इसलिए हमें, मुझे लगता है कि पूरे सोशल सिस्टम में, मैं नहीं कहता हूँ सरकार में, एक बैलेंस की ज़रूरत है, जिसमें सरकारी क्षेत्र की भी आवश्यकता है और निजी क्षेत्र की भी आवश्यकता है जी। तो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में एक सामंजस्य की ज़रूरत है। और साथ साथ देखिए, अगर सिर्फ निजी क्षेत्र होंगे तो कंपटीशन किससे कहाँ किसका होगा जी, क्योंकि वहाँ भी कार्टेलाइजेशन हो जाता है। अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर होगा तो एक कॉम्प्लेसेंस आ जाता है, लोगों में आत्मसंतुष्टि होती है, चलो हम तो सरकारी हैं, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो मेरे ख्याल में ना तो कहीं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में पूरा ना तो निजी क्षेत्र होना चाहिए और ना पूरा सरकारी क्षेत्र होना चाहिए। दोनों का एक मिला जुला होना चाहिए। बहुत ही अहम बात कही प्रोफेसर सरकार ने हमारे साथ इस शो में कि एक सामंजस्य होना चाहिए, साथ ही साथ एक बैलेंस बना के चलना होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, और किस तरीके से कंपनीज मैनेज की जाती हैं, चाहे वो सरकार उन कंपनीज को मैनेज करे या फिर प्राइवेट सेक्टर उन कंपनीज को मैनेज करे। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी बात यह है कि यूनियन बजट 2022-23 के आने के बाद 700 अंकों की उछाल हुई है हमारी मार्केट में। सभी लोगों को उम्मीद थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, वो उम्मीद काफ़ी हद तक पूरी हुई है। बहुत सारे सेक्टर्स, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन हो, मेक इन इंडिया हो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना हो, हर चीज़ पर जोर दिया है सरकार ने। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा हमारे टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन साहब से। वैभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज वित्त मंत्री जी ने किया कि हमारी जनवरी 2022 की जो GST कलेक्शन है 1,40,000 करोड़ रुपए, हाईएस्ट एवर सिंस GST गॉट इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी अगर GST की कलेक्शन हाईएस्ट एवर आपकी जनवरी 2022 में हुई है और 1,40,000 करोड़ रुपए है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हमने पिछले मंथों में देखा है GST की कलेक्शन बढ़ी है। यानी कोविड आने के बाद भी कोविड के इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़े।
जी। हमारी जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी, इसका मतलब है मेरा जीडीपी, मेरी गुड्स की सप्लाई, मेरी सर्विसेज की सप्लाई प्रॉपर होती रही और मैं जीडीपी को ऐड करता रहा। जी हाँ। इसी को टारगेट रखते हुए हमने ओवरऑल प्रोजेक्शन लिया है कि 8.5%, देन वे फॉरवर्ड 9.2% हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। अब जीएसटी की जब इतनी कलेक्शन बढ़ रही है तो वित्त मंत्री जी ने दो बातें जोड़ी थी, एक फैसिलिटेशन, एक इन्फोर्समेंट। फैसिलिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट सारे ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स को प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। और इन्फोर्समेंट भी हमारे लिए जरूरी होता है, जहां पे हम चीज़ों को कंट्रोल और चेक कर पाए। मैं एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वहाँ पब्लिक सेक्टर के कई ऐसे इंडस्ट्री होंगी, कंपनी होंगी जो बहुत स्ट्रांग हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ऐसा मिलेगा कि वो बहुत स्ट्रांग है किसी सेक्टर में। हमें कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो वित्त मंत्री जी के बजट से मुझे देखा कि उनने अलायंस करने की कोशिश की, उनने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, उनने ये कोशिश की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कैसे बना पाए, और वे फॉरवर्ड, जैसे हम कह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 2047 तक हम कैसे आगे जाने वाले हैं, एक रोड मैप को हमने आगे की ओर बढ़ाया है। तो इस बजट को तो मैं पाथ ब्रेकिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड, एंड मैं डेफिनेटली ये मानूंगा कि पूरी तरह से वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है कि इस बजट से सभी सेक्टर को साथ जोड़ा जाए, पब्लिक प्राइवेट दोनों को साथ लाया जाए और ग्रोथ को, जीडीपी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही ब्रीफ में मैं पूछना चाहूंगा प्रोफेसर शिवाजी सरकार से, सर यूनियन बजट 2022-23 पेश हो चुका है, आप इस सरकार को इस बजट के लिए कितने मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मार्क्स जो है, मेरे ख्याल में आजकल स्टूडेंट्स को एक मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं। तो ग्रेड के हिसाब से अगर आप कहें तो डेफिनेटली इट कम्स टू नियर ए ग्रेड, क्योंकि कई चीज़ें जिन्होंने इस बार किया है वो अच्छा है, उससे ग्रोथ होगा। पर एक जो चीज़ है, शायद विमल जी ज़्यादा अच्छा बता पाएँ कि कंजम्पशन इससे कितना होगा जी। क्योंकि कंजम्पशन के उसमें जो है मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं जो है सारे जो हर्डल्स हैं उसको भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कंजम्पशंस बढ़ेगा, इनकम जो है वो भी कैसे जनरेट होगा, क्योंकि 60 लाख नौकरियों की बात तो की गई है, वो अगर 60 लाख नौकरियां हो जाती है तो समस्या का पार ही हो जाएगा जी। पर अगर नहीं हो पाता है तो हमारे लिए क्या चीज़ें होंगी, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ अ जी, इंस्पायरिंग बजट। प्रोफेसर नवीन मित्तल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यूनियन बजट 2022-23 के बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, अब ये बजट कैसा निकलता है कैसा नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अपनी ओर से सरकार ने कोशिश की है, जिस तरह के हालात हैं कोविड को देखते हुए, उस तरह के हालात के हिसाब से जो वो बेस्ट दे सकती थी, मेरे ख्याल से वो सही दिया गया है इसमें। सेकंड चीज, एक चीज जरूर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर आपको याद हो 2021 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी 15%, की जो 2023 से कंट्रीज को लगाना था। वो इस बारे में, इस बजट में उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसमें आगे देख सकते हैं कि उस बारे में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती हैं। ओवरऑल बजट ठीक है, आने वाला वक्त इसके एनालिसिस पे बात करेगा। बिल्कुल, जैसे कंजम्पशन की बात अभी की प्रोफेसर सरकार ने, और उन्होंने कहा कि टैक्स एक्सपर्ट बिमल जी इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सब ब्रीफ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने ग्रेड्स देंगे आप इस सरकार को? जैसे प्रोफेसर सरकार ने कहा कि ए ग्रेड बजट है, आप क्या कहेंगे और क्यों? देखिए वैभव, अगर हम सही आकलन करें, मैं ए ग्रेड दूंगा। ए ग्रेड देने की वजह यह है कि ये बजट जो है पाथ ब्रेकिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, जो फ्यूचर की ओर जा रहा है, जहां हम 2025 और 2047 की बात कर रहे हैं। कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, समय कम है इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे, बट जब आप मल्टीप्लायर इफेक्ट देखते हैं, जब सारे सेक्टर के अंदर जो हमने इम्पैक्ट डाला, जो कंट्रीब्यूशन दिया, और सारे सेक्टर की ग्रोथ हम चाहते हैं जो ओवरऑल जीडीपी को हमारे आगे बढ़ाएगा, यही हमें कंजम्पशन क्रिएट करके देगा। हाँ, डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने का है कि 60 लाख जो जॉब क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं हम कैसे करेंगे, बट ठीक है, जब हम सेक्टर को आगे लेके जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट की एक बैलेंसिंग करने की भी कोशिश की गई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये सेक्टर ग्रो करेंगे तो वो रेवेन्यू भी
डिस्पोजेबल इनकम जो इंडिविजुअल के हाथ में आनी चाहिए। देखिए एक सिंपल एग्जांपल होता है वैभव, अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तो वेजेज बढ़ते हैं, वेजेज बढ़ते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन बढ़ता है। एक सिंपल थ्योरी है। तो मैं एक चीज जानता हूं, अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो मेरे लिए यहाँ पे जॉब क्रिएशन, वेजेज, डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन बढ़ेगा। मुझे लगता है शायद इसी लाइन पे मैं इस यूनियन बजट 2022-23 को ए ग्रेड देना चाहूंगा। बिल्कुल, तो यूनियन बजट 2022-23 को मिला है ए ग्रेड हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। वित्त मंत्री जी ने बात कही कि भारत अब अमृत काल में जा रहा है, यानी वो 25 वर्ष जिनके बाद भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कहना प्रोफेसर शिवाजी सरकार को, टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन को और प्रोफेसर नवीन मित्तल जी को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस दिए। इसी के साथ इसी पेशकश को फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।